साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों कई बार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आती है सेक्शन 138 एनआई के अंदर कि जो कंसर्न अक्यूज्ड है आपके केस का, ये एक काउंटर एफआईआर जो है दर्ज कराता है, जिसमें यूजुअली सेक्शन 420, 467, 468 और अधिक कॉम्प्लिकेट करने के लिए सेक्शन 383 या 386 या 389 या 471 या 120 भी आईपीसी को भी जोड़ा जाता है। और कोर्ट को ये बिलीव दिलाया जाता है कि हमारे चेक का मिसयूज़ हुआ है, अल्टीमेटली हमें परजुरी कॉज हो रही है। तो वहाँ पर परिवादी के राइट्स क्या है कानून में और उसे परिवादी कैसे सिक्योर कर सकता है, जिसको लेकर मैंने आज का ये वीडियो तैयार किया है। साथियों वर्तमान वीडियो एक नए दृष्टांत पर जो है बेस्ड है, जिसमें मैंने डिस्कस किया है कंटेंशंस को भी और सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट, जिसके तहत माननीय राजस्थान हाई कोर्ट ने एक एफआईआर को जो कि 138 एनआई एक्ट के प्रकरण के काउंटर ब्लास्ट में दर्ज हुई थी, ऐसा कोर्ट ने माना है, उसको भी जो है रद्द करने के आदेश दिए हैं। तो साथियों हमें पूरी बात समझनी होगी, बात हमारे राइट्स की है। और यदि आप एक लॉ स्टूडेंट हैं और भविष्य में अपने क्लाइंट की पैरवी करेंगे तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। यदि आप एक लिटिगेंट हैं तो जो मैं स्टेप बता रहा हूँ ये आपको हैरेसमेंट से बचाएगा। तीसरी बात, अगर आप डिफेंस से लड़ रहे हैं तो हमें एफआईआर बनानी कैसे है ताकि हमें कोई तकलीफ भविष्य में ना आए और हम इजीली अपने केस को कंटेस्ट कर पाएँ। और चौथी इंपॉर्टेंट बात कि यदि हम एक जुडिशल ऑफिसर भी हैं तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा ताकि हम एक बेटर न्याय अपने ही केस में कर पाएँ। साथियों एक बात आपको समझनी होगी, जस्टिस मस्ट नॉट बी डन, इट मस्ट बी सीम्स टू बी डन। आज लॉ दोनों तरफ के हैं, क्वेश्चन के भी हैं और नॉन क्वेश्चन के भी हैं। तो रियल सेंस में कोर्ट ने क्या चीज़ अप्लाई करी वो हमें देखना है, और 482 की वो स्थिति जो डिफेंस के लिए घातक है उसको भी जो है देखना होगा। तो साथियों एजेंडा वाइज हम चल रहे हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा केस का नाम, फिर मैं डिस्कस करने वाला हूँ कंटेंशंस, फिर मैं डिस्कस करूँगा द लॉ लेड डाउन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, फिर अंतोगत्वा मैं कोर्ट का जो निष्कर्ष है उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये सारे ही बिंदु आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और जो लड़ाई हम लड़ने वाले हैं उसमें आपको सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो आप घबराइए मत, केवल और केवल अपने राइट्स को इन्फोर्स करें। निश्चित तौर पर हम जीतेंगे, निश्चित तौर पर हम अपने राइट्स को सिक्योर भी कर पाएंगे। साथियों सबसे पहले आप जजमेंट का नाम जो है नोट कर लें। जजमेंट का नाम है अल्लाह नूर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। क्लियर है? जजमेंट का जो डेट है ये है 7 सितंबर 2022 और जजमेंट जो पास किया है वो ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने पास किया है। जज का नाम है नरेंद्र सिंह ढड्डा। और एजेंडा क्या लेट डाउन हुआ इसमें कि इफ़ एफआईआर इज़ नॉट बोनाफाइड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप अंडरलाइन कर लो। जिसका अभिप्राय क्या है कि हम ऐसी एफआईआर को ड्राफ्ट करें जो बोनाफाइड है और कंप्लेनेंट को हिट कर दे, तो वहाँ पर हमें कोई तकलीफ नहीं होनी है। बट आपकी अगर ड्राफ्टिंग ही पुअर है और ड्राफ्टिंग इस तरह से कि कोर्ट को ये विश्वास हो जाए कि आपकी एफआईआर ही बोनाफाइड नहीं है, देन इट इज़ लायबल टू बी क्वेश्ड एंड सेट असाइड। तो करें क्या, मैं एक ही चीज़ को जो है खुलकर बताने वाला हूँ। साथियों सबसे पहले हम आते हैं फैक्ट्स के ऊपर। इस केस के फैक्ट्स क्या हैं? साथियों एक एफआईआर जो है दर्ज हुई सेक्शन 420, 406, 504, 467, 468, 383 आईपीसी के अंदर। मोटी मोटी बात हम समझ लें कि अक्यूज़ जो है वो कई प्ली जो है लेके चला। अक्यूज़ से मेरा अभिप्राय क्या है कि सेक्शन 138 में जब परिवाद कंप्लेंट दायर किया तो उसके अगेंस्ट जो है कंसर्न व्यक्ति को अक्यूज़ बनाया गया और उस अक्यूज़ के द्वारा उस परिवादी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई गई एज अ काउंटर ब्लास्ट। उसमें उसका कहना यह है कि मेरे साथ जो है चीटिंग भी हुआ है, मेरे चेक का दुरुपयोग भी हुआ है और उन चेकों को हड़प भी कर लिया गया, तो मुझे न्याय प्रदान किया जाए, मुझे एक एफिशिएंट रेमेडी कानून में दिलाई जाए। जब यह बात कंसर्न परिवादी जो कि 138 एनआई एक्ट का है की जानकारी में आई तो वो घबराया नहीं, उसने इमीडिएटली ही एफआईआर की कॉपी ली और वो हाई कोर्ट जो है मूव हो गया और उसने 4 कंटेंशंस जो है रेस किए। सबसे पहली बात, उसने कोर्ट से कहा कि मैं बिफोर ऑनरेबल कोर्ट सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत हूँ, जो कि ऑनरेबल कोर्ट को इनहेरेंट पावर्स प्रदान करती है कि अगर प्रोसेस का अब्यूज़ हुआ है और गलत तरीके से कार्रवाई चल रही है जो कि मेलाफाइड है या बोनाफाइड नहीं है, तो आप मेरी हेल्प कर सकते हैं और मुझे इनिशियल स्टेज पर ही रेमेडी या एक प्रॉपर सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर है?
उसका ये कंटेंशन है कि जो एफआईआर है बोनाफाइड नहीं है। अगर इसको पढ़ लेते हैं पूरा तब भी कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता ही नहीं है। ये उसने इसलिए कहा क्योंकि एफआईआर जो है वो पोरली ड्राफ्टेड थी। जो बेसिक एलिगेशंस फाइल पे होने चाहिए थे वो डिफेंस रख ही नहीं पाया, जिस कारण तर्क जो है रखा गया। और तीसरा उसका कहना यह था कि हमसे कंसर्न अक्यूज ने, अब वापस से कॉन्टेक्स्ट क्या आ गया, कंप्लेंट केस का, जो कि सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत है कि कंसर्न अक्यूज ने हमसे 4 लाख रुपए उधार लिए, उसके पेटे 2 चेक दिए, वो चेक बाउंस हुए, हमने लीगल नोटिस दिया, उसके बाद भी भुगतान नहीं हुआ, अंतोगत्वा हमें केस फाइल करना पड़ा। क्लियर है, गॉट द पॉइंट। और उसके बाद जो है एज अ काउंटर ब्लास्ट हमारे खिलाफ एफआईआर जो है कटाई गई है। अब यहाँ पर परिवादी की ओर से भी अधिवक्ता आ गया। परिवादी मीन्स, अब परिवादी कौन है यहाँ पर, जो वर्तमान एफआईआर का परिवादी है और सेक्शन 138 एनआई एक्ट का अक्यूज है। उसने कहना यह था कि साहब प्रथम दृष्टया मामला बनता है, कोई ग्राउंड नहीं है इंटरफेयर करने के, और 400 में से सीआरपीसी का स्कोप जो है वो लिमिटेड है। अब यही वो गलती जो है कोर्ट में कर गया। उसने कोर्ट को सिर्फ स्कोप बताया, उसने कोर्ट को ये कन्विंस नहीं करा कि किस तरह से प्रथम दृष्टया मामला बनता है, किस तरह से ये मैटर कंट्रोवर्शियल है, किस तरह से यहाँ पर ट्रायल या सब्जेक्ट ऑफ एविडेंस चाहिए। वो सिर्फ कोर्ट की पावर्स पे लग गया। और यहाँ पर कंटेंशंस क्या था, कंसर्न कंप्लेनेंट का। कंप्लेनेंट मीन्स जो 138 एनआई एक्ट का कंप्लेनेंट है, जिसको हम कहेंगे मिस्टर ए, ताकि हमें सुविधा की दृष्टि से जो है समझाने में आसानी रहे। तो मिस्टर ए का कहना क्या था कि सर पावर से बहुत दूर की बात है, मैं तो फैक्ट्स पे चल रहा हूँ, और अगर फैक्ट्स को अवलोकन करें तो प्रथम दृष्टया मामला तो बनता ही नहीं है, उल्टा हमारे साथ जो है चीट हुआ है, हमें जो है हैरेस किया जा रहा है और हमें जो है ह्यूमिलेट किया जा रहा है। क्लियर है। अब फिर उसके बाद वो आया लॉ पॉइंट पे। तो यही बेसिक फ़र्क है एक सामान्य प्रक्रिया में और एक स्ट्रेटेजिक प्रक्रिया में। अगर आप सामान्य लड़ लोगे तो आप लड़ सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, पर आप स्ट्रेटेजिक होकर लड़ोगे तो ही आप जो है जीत पाओगे। अब इसने 2 लॉ यहाँ पर रिलाई करे। सबसे पहला लॉ तो है प्रशांत वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी का, यह जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। और दूसरा है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल का। इन दोनों ही जजमेंट में प्रिंसिपल डिस्कस किए गए हैं कोर्ट की पावर्स को लेकर, कि जहां पर कोई परिवाद या कोई एफआईआर प्रक्रिया का दुरुपयोग है तो वहां पर हाईकोर्ट इंटरवीन करते हुए इनिशियल राहत जो है कंसेंट पिटिशनर को प्रोवाइड कर सकता है। तो कोर्ट ने इन दोनों लॉ का अवलोकन किया और जो बोल्ड कंटेंशंस थे कंसेंट पिटिशनर के, उसका अवलोकन किया। और कोर्ट का क्या कहना है, ये इंपॉर्टेंट है। एज पर द कंटेंशन एंड द लीगल पोजीशन इट इज़ क्लियर दैट द एफआईआर इज़ नॉट बोनाफाइड। कोर्ट का कहना है कि एफआईआर बोनाफाइड नहीं है। तो पावर्स अपनी जगह ठीक थी, पर जब एफआईआर ड्राफ्टेड प्रॉपर्ली नहीं थी तो नुकसान किसने खाया, कंसर्न डिफेंस ने। तो ऐसी गलती मत करो भाइयों। अगर आपको जीतना है तो आपकी ड्राफ्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए और उस ड्राफ्टिंग में वो एलिमेंट होने चाहिए जो कोर्ट को प्रथम दृष्टया रूप से विश्वास दिला सकें कि ये एक सस्टेनेबल एफआईआर है, ये स्टैंड बाय करेगी और अल्टीमेटली यहाँ पर ट्रायल तो कंसर्न पिटिशनर को फेस करना ही होगा, जिसे हम मिस्टर ए करते आ रहे हैं। इसके अलावा कोर्ट का कहना है कि द केस कवर्स बाय द प्रिंसिपल लेड डाउन इन प्रशांत भारती वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी एंड स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल। ये दोनों ही जजमेंट क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक किए गए। कोर्ट का कहना यह है कि दिस कोर्ट डीम्स इट एप्रोप्रिएट टू अलाउ द क्रिमिनल मिसलिनियस पिटिशन एंड टू क्वेश द प्रोसीडिंग दैट अराउज आउट ऑफ द एफआईआर इम्प्यूड। तो कोर्ट ने अल्टीमेटली एफआईआर को जो है क्वेश कर दिया और एक बड़ी राहत जो है पिटिशनर या परिवादी को, जो कि सेक्शन 138 एनआई एक्ट का परिवादी है, उससे प्रोवाइड करी। तो छोटी सी बात समझो कि अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो और अपने क्लाइंट को न्याय दिलाना चाहते हो तो ये रूलिंग जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। बट अगर आप भविष्य में जाकर अक्यूज या डिफेंस की पैरवी कर रहे हो तो एक बात का ध्यान रखो कि आप एफआईआर को प्रॉपर्ली ड्राफ्टेड करो। ऐसी गलतियां मत करो जिससे कोर्ट को ये विश्वास हो जाए कि आपकी एफआईआर जो है वो मेलाफाइड है, बोनाफाइड नहीं है। उसके लिए आपको कानून पढ़ना होगा, कानून के इंटरप्रिटेशंस देखने होंगे और प्रीवियस लॉ क्या है उसके बाद ही आप जो है एफआईआर को ड्राफ्ट करो। उसके लिए आप 4 प्रोटोकॉल जो है हमेशा अडॉप्ट करो। सबसे पहले ब्रीफिंग, देन रिसर्च, देन प्रॉपर कंपाइलेशन और उसके बाद एक प्रॉपर ड्राफ्टिंग। तभी जाके आपके क्लाइंट को राहत मिलेगी, अदरवाइज कोई राहत नहीं मिलनी है, चाहे परिवादी की ओर से हो चाहे आप अक्यूज की ओर से हो। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? चलिए, और सबसे आखिरी बात जो हमें समझनी है कि जब भी हम लॉ को अप्लाई कर रहे हैं तो हमें रेशियो डिसेंडेंट को देखना है, ऑबिटर को नहीं देखना है। कानून के मूलभूत प्रिंसिपल्स क्या हैं उनको देखना है, जो कंसर्न कोर्ट के द्वारा इस केस में देखे गए। इस केस में क्या था
कि अगर प्रक्रिया का दुरुपयोग है, सस्टेनिंग एविडेंसेस नहीं है, मेलाफाइड एविडेंसेस हैं और किसी भी रूप में वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं अपने केस को, देन एफआईआर इज लायबल टू बी क्वेश्चन। तो इन प्रिंसिपल को ध्यान में रखें और इसकी लाइट में जो है अपने केस में आगे बढ़ें, चाहे आप परिवादी की ओर से हो, चाहे आप डिफेंस की ओर से हो। तो साथियों, ये वीडियो इनलाइटन करने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो ने आपको इनलाइटन किया होगा और आगे भी ऐसे ही सब्जेक्ट पर वीडियो बनाता रहूँगा, आपको जल्दी अपडेट्स मिल सकें, जिसके लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट जो है टाइम पर मिलते रहें। साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।